सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है साइंस इंटरेस्टिंग है। मैं श्रेयांश जैन आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 क्लास 10th का एक अमेजिंग सा चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या है। क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे क्लास 10th का बेस माना जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी थ्योरियों को, थोड़े कॉन्सेप्ट को बिल्कुल विजुअलाइजेशन करना पड़ता है और चीज़ें बहुत अच्छी तरह हो जाती है। और लाइन से क्वेश्चन आते हैं, फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं बात करूँ बोर्ड्स की तो ये सभी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं कुछ थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा, कोई पीवाई को डिस्कस नहीं करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा इसमें कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई सा बोर्ड हो, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, कोई सा आपका बोर्ड हो, सारे क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे, क्योंकि फिक्स फॉर्मेट है इस चैप्टर के क्वेश्चन होगा जो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप 10th क्लास में आ चुके हो। तो आज से ही मेहनत करने लग जाना, क्योंकि 10th क्लास आपके जीवन का प्रथम इम्तिहान होने वाला है, जो आपको कुछ देगा और आपसे कुछ लेगा। क्या लेगा वो? मेहनत, मजदूरी और साहस, वीरता का परिचय लेगा। तो ऐसा बोर्ड है हमारा 10th क्लास। बहुत ही अच्छा बोर्ड है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड है 10th क्लास। 12th क्लास भी एक अच्छा बोर्ड होता है, पर 10th क्लास आपके जीवन का प्रथम बोर्ड है, अच्छा बोर्ड। 8 5 क्लास तो कोई ऐसा बोर्ड नहीं होता, 10th क्लास बोर्ड में आए हो तो मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। स्कोर की बात करूँ तो मैं 100%, 100/100 भी आप स्कोर कर सकते हो यदि आप पूरे कंसिस्टेंटी और डेडिकेशन के साथ पूरे सिलेबस को कवर करते चले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले, तो बोर्ड एग्जाम में आप 100% भी स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे अमेजिंग चीज़ है मैथमेटिक्स, तो इसमें शुरू से जुड़ने की ज़रूरत है। मैं बात करूँ रियल नंबर की, रियल नंबर एक ऐसा अमेजिंग सा चैप्टर है जो आपकी पूरी 10th क्लास का बेस है। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये बेस है, फिर इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं और लाइन से क्वेश्चन आते हैं, फिक्स फॉर्मेट के आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं आज आपके लिए अमेजिंग तरीके से समझाने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी रेडी हो जाएं, पेन कॉपी पेपर लेकर, ठीक है। एनसीईआरटी लो चाहे मत लो, मैं तो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बट एनसीईआरटी लो चाहे मत लो, बस एक कॉपी एक पेन लेके अपनी स्टडी टेबल या जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ बैठ जाए जम के, ठीक है। स्टार्ट करें चैप्टर। अच्छा अच्छा जरा अच्छा, तो सभी की नजरें एकदम स्क्रीन पर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को मैं एक वैसे आपको चीज सिखाना चाह रहा हूँ, वो सीखिए पहले। मैं बात करूँ संख्या रेखा की, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर लाइन। आप जानते होंगे नंबर लाइन। 5 5 6 7 क्लास में अपन सीख जाते हैं कि व्हाट इज नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है। तो आप लोग भी सीख चुके होंगे नंबर लाइन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, जो भी नंबर इस लाइन पे प्रेजेंट है, विच नंबर्स विच आर प्रेजेंट्स ऑन द number line which are called रियल नंबर। तो जो भी नंबर्स इस संख्या रेखा पर प्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो ये 10th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज छप के भी आ सकती है। तो इस लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो भी नंबर्स इस संख्या रेखा पर प्रेजेंट होंगे ना, उन्हें ही हम रियल नंबर कहेंगे। जो इस पर प्रेजेंट नहीं होंगे उन्हें हम रियल नंबर नहीं कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को जब हम मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा एक चैप्टर है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे यदि आप मैथ स्ट्रीम लेते हो तो। ऐसा नहीं है आर्ट ले लिया सर, हाँ हमको तो आ ही नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन पढ़ाएगा सर, चित्रकला वाले सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी वाले। मैथ स्ट्रीम लेते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का पूरा एक चैप्टर है, इसमें इन दोनों को मिलाकर पढ़ाया जाता है। बट अभी के लिए हम केवल डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स।
केवल हम रियल नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो इस रेखा पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे इस पे 1 आता है सर, मन कहाँ आता है? 1/2 आता है सर, मन कहाँ आता है? 2 आता है सर। 100/2 आता है सर, 100 है ना, 100/3 आता है सर, मन का आता है। 3/5 सब कुछ इस पे आता है। मैंने कहा ठीक है। तो जो कुछ इस पे आता है वो सारे की सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स है। क्लियर? क्या इस पे √-1 आता है? क्वेश्चन तो ये भी है। अब अपन 10th क्लास से क्या 6, 7, 8 क्लास में सीख जाते हैं कि √-1 इज ए इमेजिनरी नंबर। इन्फिनाइट इज द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर बोले तो काल्पनिक संख्याएं हैं। क्या है? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं संख्या रेखा पे नहीं होती। ये संख्या रेखा से कुछ ऊपर या कुछ नीचे होती हैं। अब किधर होती हैं वो अपन, मैंने अभी बताया ना, 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसकी पोजीशन कहाँ होगी ग्राफिकल फॉर्म में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए सीख लीजिए कि ये इमेजिनरी नंबर है और ये और भी होते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है, मैं बात करूँ ई की जो वैल्यू होती है, ऐसे नहीं, तो ए की वैल्यू होती है 2.71 ऐसा कुछ करके होती है। तो ये एक क्या है? रियल नंबर है। अब अपन समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। मैं बात करूँ, देखो रियल नंबर की मैं बात करूँ, किसकी? रियल नंबर की। रियल नंबर है यदि मैं परमेय संख्या है, यदि मैं परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या को मिला दूं, ऐड कर दूं, रैशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ ला दूं, तो परमेय और अपरमेय संख्याएं मिलकर रियल नंबर्स का निर्माण करते हैं। इसमें क्या अपरमेय संख्या नहीं आएगी? सर आएगी, बिल्कुल आएगी। ए भी इस पे आएगा, पाई भी इसी रेखा पर आएगा। पाई भी एक अपरमेय संख्या है। हम कहने को उसे 22/7 कह देते हैं, पर ये लगभग लगभग बराबर है 3.14 के, बट एग्जैक्ट बराबर नहीं है। तो ये परमेय संख्या नहीं है, एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या। ई क्या है? एक अपरमेय संख्या। क्योंकि हमें इनकी डिनोमिनेटर, हमें इसका हर नहीं मालूम। जिन संख्याओं का हमें p/q के रूप में नहीं लिख पाते, अर्थात हमें उनका हर मालूम ही नहीं होता, हम उन्हें क्या कहते हैं? अपर में संख्या कह देते हैं। तो अपर में संख्या और पर में संख्या प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यदि वो नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो रहे हैं तो सभी क्या है? वास्तविक संख्या। क्लियर हुआ आपके? तो हमने अब इसमें बेसिक मतलब समझा रियल नंबर्स का, कि रियल नंबर वास्तविक में होते क्या है। क्लियर है? चलिए अब कुछ वास्तविक संख्याओं की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलिए चले, नोट करते चले, कौन कॉपी पेन पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि हम सभी अभाज्य संख्याओं को उनके भाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहती है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मिलकर भी किसका निर्माण करते हैं? वास्तविक संख्या का। तो मतलब अभाज्य संख्या भी किसका पार्ट है? वास्तविक संख्या का। इसलिए हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही क्या है? रियल नंबर। ओके, तो हम लिखेंगे कि सभी अभाज्य संख्याओं को उनके भाज्य गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। नोट करिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो वो पूछ सकता है कि 2 नंबर में कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है ना। तो बच्चे 2 नंबर कटवा के आएंगे, पर जो हमसे कनेक्टेड है वो इसमें ये नंबर नहीं कटवा के आएंगे। ओके,
ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 220 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 220 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 110 गुणा 2, 11 गुणा 10 गुणा 2, 11 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, तो मैं से 11 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 करके लिख सकता हूँ। ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पे भाज्य जाएगा, यहाँ पे अभाज्य जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनफल, ये सब अभाज्य संख्या है, तो मैं भाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। ऑल्दो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और भी आप लिख के बताएं इसे। आप लिखे 545 को लिख के बताएं। 545 को कैसे लिखूंगा? तो 109 इंटू 5, 109 को कैसे लिखूंगा? 109 को तो अभाज्य संख्या है क्या? बोलो। 11 से तो नहीं जाता, 13 से नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 7 ना 25 नहीं, 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा, तो ये ऐसा ही हो जाएगा 109 गुणा 5। क्लियर है? तो ऐसे हम प्रत्येक भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, तो पूछ सकता है कि इसके ऊपर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को लागू कीजिए, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम कैसे लिख देंगे? सिद्ध कीजिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है बाय द यूज ऑफ 220। तो 220 को ऐसे लिख देंगे और कह देंगे कि इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, अर्थात ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े अपने। चलिए आप नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कीजिए। नोट करें। चलिए अब हम सीखते हैं संख्याओं के HCF एंड LCM निकालना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। संख्याओं के HCF और LCM निकालना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस प्रकार हम संख्याओं के HCF और LCM निकालते हैं। तो आप नोट करेंगे, नोट करने वाला टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कीजिए। संख्याओं के पहला स्टेप लिख लीजिए, स्टेप डाल के लिख लीजिए। स्टेप 1, सर्वप्रथम हम संख्याओं के अभाज्य गुणनफल करेंगे। सर्वप्रथम हम संख्याओं के अभाज्य गुणनफल करेंगे। सर्वप्रथम हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे गुणनखंड कर दिए, ये हम इसके आधार पे समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके गुणनखंड कर दिए, उसके बाद हम इसे ऐसे घातों के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसमें और भी आप लिख सकते हो, जैसे इसकी घात 1 है, घात 1, ऐसे प्रॉपर घातों के रूप में लिख देंगे जितना हो सकता है। सर्वप्रथम हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तत्पश्चात हम उनको उनकी घातों के रूप में लिखेंगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, और भी स्टेप है इसमें। अब दो चीज है, या तो हम HCF ज्ञात करेंगे, LCM। सबसे पहले ये घातक पहुंच गए, अपन ये काम कर दिया। उसके बाद यदि हमें HCF ज्ञात करना होगा तो उभीष्ट घातों में छोटी घात लेंगे। मतलब संख्या, हमें दो संख्या दे रखी है, मान लीजिए ये दोनों संख्या दे रखी है, इनका हमें HCF और LCF दिखाना। मैं अलग से बात कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ लिख के दोबारा भी बात कर सकता हूँ, पर यही बात कर रहा हूँ। तो हमें इनका HCF LCM निकालना है, तो इनकी जो उभयनिष्ठ घात है उसमें छोटी घात लेंगे। इनमें जो उभयनिष्ठ घात है
संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, देखो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ घातों में छोटी घात लेते हैं। संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ घातों में छोटी घात लेते हैं। यदि कोई भी संख्या उभयनिष्ठ घात ना हो तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। नोट करें, ये रिक्त स्थान बन सकता है। यदि किसी में छोटी घात, उभयनिष्ठ छोटी घात ना हो तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। देखिए अगला स्टेप संख्या, और दूसरी चीज है कि हम एलसीएम निकालें। दूसरा केस क्या है कि हम संख्याओं का एलसीएम निकालें। क्या निकालें? एलसीएम। संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए घातों का उभयनिष्ठ में बड़ी घात तथा शेष घात का गुणनफल होता है। मतलब हमें उभयनिष्ठ घातों में तो बड़ी घात, उभयनिष्ठ घातों में बड़ी घात तथा उभयनिष्ठ घातों में तो बड़ी घात लेंगे तथा शेष घातों का गुणनफल करेंगे। शेष संख्या कोष्ठक में घात का गुणनफल करेंगे और जो प्राप्त होगा वो उन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो हम दो संख्याओं का एलसीएम एक साथ निकाल सकते हैं, 3 का 4 का, कितने का भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, उनका वार्षिक गुणनफल, देन हमें उन्हें घातों के रूप में लिखना है, फिर एलसीएम निकालना। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, आपको स्टेप लिखा दिया, एलसीएम निकालना है तो ऐसे। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। समझ में आ रहा है ना आपको चीज़ें क्लियर होती है? चलिए एग्जाम्पल है पहला कि HCF एंड LCM ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है ना, इसमें पहला क्वेश्चन करा रहे हैं 4 and 9। इसमें LCM और HCF ज्ञात करना है इनका। ठीक है, इनका LCM और HCF आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 2 into 2 लिखा और 2 स्क्वायर लिख दिया, तो ये तो होगा। 9 को 3 into 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, इतना कर लिया। देन क्या करना है अपन को, इनमें उभयनिष्ठ घातें देखनी है। 3 और 2 में उभयनिष्ठ घात क्या है? कुछ भी नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? यदि उभयनिष्ठ घात ही ना हो तो एचसीएफ 1। अब उभयनिष्ठ घातों में बड़ी घात, उभयनिष्ठ घातों में बड़ी घात क्या है? उभयनिष्ठ ही नहीं है तो बड़ी घात कैसे देखेंगे? उभयनिष्ठ होगा फिर उसके बाद तो बड़ी घात देखेंगे, तो उभयनिष्ठ ही नहीं है। और फिर देन शेष का गुणनफल, शेष क्या है? शेष तो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 36। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 36 और ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया? इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। सेकंड दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 430 एंड 32। 430 एंड 32। 430 का कैसे करेंगे अपन, बोलो? आप रफली करके देख सकते हो, पर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। 2 15 215 215, देन 5 से करेंगे तो 43, तो क्या हो जाएगा? 2 5 43, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, और घात क्या रहेगी? 1 1 1। और 32 का 16 दूनी 32, तो 2 की घात 5। सिंपल याद होता है तो सभी को। अब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे? उभयनिष्ठ घातों का छोटा, उभयनिष्ठ घातों में छोटी घात। इनमें उभयनिष्ठ क्या है? 2, इसमें घात 5 है, इसमें घात 1 है। छोटी घात क्या है? 1, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम में उभयनिष्ठ घातों का बड़ा, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 5 और 1 में 2 उभयनिष्ठ है, बड़ी घात क्या है? 5, 2 की घात 5, और फिर जो शेष है हमको लिख देंगे। क्या आंसर हो जाएगा बोलो? कैलकुलेट कर लो, बोलो। 6880 आंसर आ रहा होगा।
तो इस प्रकार हम एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं भी दिए हुए दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार ज्ञात सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे अपन। आप भी ट्राई करें, मैं होमवर्क भी दे दूंगा, ऐसी बात नहीं, लास्ट में होमवर्क दूंगा। वीडियो लेक्चर खत्म होगा फिर मैं उनको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। 135 एंड 225 का, तो 135 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, बोलो। 3 इंटू 3 चौक 12 बचा 1 15 45 और 3 इंटू 5 है ना, 27 पंजे ऐसे लिख दो, 27 पंजे 135, बोलो। तो इसको एक्चुअली में लिख कैसे सकते हैं अपन, 3 की पावर 3 इंटू 5, देन 225 कैसे लिखेगा, 15 15 225 और 15 क्या होता है फिर 5 3 15, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब कैलकुलेट करेंगे तो बहुत तेजी से करते हैं इसको। 3 की पावर 3 कॉमन है, छोटी घात क्या है 3 की घात 2, तो एचसीएफ निकालने के लिए छोटी घात लेंगे 3 की घात 2, और 5 में क्या है छोटी घात 5 की पावर 1 5, तो 5 9 45। एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात, तो 3 की घात 3 बड़ी है, 5 की घात 2 बड़ी है। और कुछ लेंगे क्या, जब बड़ी घात ही ले ली, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो सी, तो 25 90 225, ये अपना आंसर है। नहीं 25 90 225 और 3 भी तो बचा, इंटू 3, तो क्या हो गया, इंटू 3 भी तो करना पड़ेगा, 675 हो जाएगा, 675 आंसर, ठीक है। क्योंकि 3 की घात 3 है, मैं 2 कर रहा था ना, तो 675 अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे एलसीएम और एचसीएफ पे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा टॉपिक लेते हैं। मैं आपको लास्ट में इसमें होमवर्क दे दूंगा, एचसीएफ और एलसीएफ निकालने में 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत तेजी से आप निकाल पाओगे एचसीएफ और एलसीएफ, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ में संबंध। चलिए पीछे, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो संख्याएं होती हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो बहुत सिंपल सा संबंध है, बिल्कुल रटा रटाया संबंध है, रट जाएगा आपको भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो संबंध ये है कि सुनिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए m और n दो संख्या है ना, m और n दो संख्या है, m एंड n, इनका हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ ऑफ m, n, एलसीएम ऑफ m, n, ये 3 चीज है। तो इसके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है ना, 4 चीज। यदि मैं संख्याओं का गुणनफल करूं तो वो बराबर होगा उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और उन संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, समझ रहे हो, ठीक है। हम किसी भी दो संख्याओं का जब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उनका गुणनफल कर देंगे, तो वो किसके बराबर होगा, उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस पे, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। नोट कीजिए। चलो इसे देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि प्रूव कीजिए किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। वो संख्या हमें दी हुई है 4 और 9। तो 4 का कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 बोलो तो 2 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 1, एलसीएम क्या हो गया 45, 45 नहीं 36 हो गया है ना। तो इनका गुणनफल क्या हो गया 9 इंटू 4, इधर तो 9 इंटू 4 कर दिया, इधर एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल कर दिया 1 इंटू 36, 9 चौक 36 बराबर में 36। तो ये क्या हो गया प्रूफ, 36 बराबर 36 होता ही, ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और भी आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। ये हमेशा प्रूफ होगा, ये सिद्धांत कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये सिद्धांत ऑलरेडी हमेशा के लिए सत्य है, लिख के रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। चलिए, हमसे कहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 515 है। मान लीजिए वो संख्या m इंटू n है, वो 515 दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है 515, और HCF ऑफ m n क्या है 5 है। तो LCM हमसे पूछा हुआ है, तो m इंटू n बराबर में क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो ये कितना दिया हुआ है 515, स्थित क्या है 5। तो एलसीएम निकाल लोगे, इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको नीचे। तो 515 डिवाइडेड बाई 5 बराबर में एलसीएम बराबर में 5 से कम 5, 5 दिया 15, 103 आंसर। तो ऐसे इस फॉर्मूले पे बेस कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 चीज़ें होती हैं, दो तो संख्या और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो 4 चीज़ें हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन में दे देगा, एक हिसाब से पूछ लेगा, तीसरा मिनट लगा और समझ कर। वैसे मैं काफ़ी क्वेश्चन दे सकता हूँ, करा सकता हूँ, बट ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं होमवर्क दे दूँगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे कमेंट के थ्रू, है ना, कमेंट के थ्रू चीज़ों को पूछ लेना। वैसे मैं आपको होमवर्क दे दूँगा। ओके, नोट करते जाए, है ना। चलिए आगे बढ़े। एक और कर लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त कब होगी, है ना। तो इसका ये पॉइंट है, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनफल में 5 व 2 दोनों उपस्थित हो।
मतलब कोई भी हमें संख्या दी हुई है, आप पूछ रहे हैं कि क्या वो कार्य पे समाप्त होगी, तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो ही वो शून्य पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि 5 × 2 10 होता है, तो अर्थात 0 तो आएगी उसके अंत में। ठीक है, इस प्रकार हमसे एक क्वेश्चन दिया है इसी बेस पे, बताइए कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है ताकि 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो हम क्या करेंगे, तो 4 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 2 तो आ रहा है सर, 5 नहीं आ रहा, तो 5 आ ही नहीं रहा, तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य कभी भी इसमें पॉसिबल नहीं है। अर्थात n का कोई भी मान संभव नहीं है। ठीक, तो क्लियर है ना? चलिए, हो गया क्वेश्चन क्लियर? आप लिखते रहिए, है ना, नोट कीजिए, नोट करना है आपको, है ना? अब पढ़ते हैं हम विरोधाभास की स्थिति। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। विरोधाभास की स्थिति, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मतलब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे जो बेस क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। ठीक है, संख्याएं दो तरीके की होती हैं वास्तविक में, एक तो परमेय और एक अपरमेय, ये आप जानते हो। ठीक है, तो विरोधाभास की स्थिति, विरोधाभास की स्थिति मैथमेटिक्स में एक ऐसी टर्म है जो हम अक्सर यूज करते हैं काफ़ी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए। इसमें होता क्या है कि हम कोई एक तथ्य मान लेते हैं कि ये तथ्य रहा होगा, देन हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, मानकर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो मैथमेटिकली सत्य नहीं है। यदि वो मैथमेटिकली सत्य नहीं है, तो हमने जो ऊपर जो चीज़ मानी है वो भी सत्य नहीं होगी। यदि वो सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है, तो इसे हम विरोधाभास की स्थिति कहते हैं। देन हम ये क्लियर कर पाते हैं कि जो हमने ऊपर चीज़ कही थी असत्य है, हमारे द्वारा कही गई बात असत्य है। इससे हम काफ़ी चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। मैं बात करूँ अपरमेय संख्याओं की, हम इस बेस पे ही अपरमेय संख्याओं को इस बेस पे विरोधाभास की स्थिति के अनुसार ही प्रूव करते हैं कि कौन सी संख्याएं अपरमेय होंगी, कौन सी संख्याएं परमेय होंगी। हम चीज़ों को मान लेते हैं कि ये परमेय है, हम चीज़ों को मान लेते हैं कि ये अपरमेय है, फिर हम देन सॉल्व करते हैं, हम एक ऐसी स्थिति पे पहुंचते हैं जो मैथमेटिकली सत्य नहीं है, देन हम कह देते हैं कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने के कारण ये संख्या परमेय नहीं है, ये संख्या अपरमेय नहीं है। क्लियर है? तो इसे हम क्या कहते हैं, विरोधाभास की स्थिति। आप एक लाइन लिख रखे हो, यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी संख्या के वर्ग q² को विभाजित करती है, तो वह संख्या p उस संख्या q को भी विभाजित करेगी। ये विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति है या विरोधाभास की स्थिति कहलाती है। आप लिख लीजिए, यदि, मैं दोबारा बोल दूंगा, आप यहाँ पॉज करके पीछे जाके देख सकते हो, यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी संख्या के वर्ग q² को विभाजित करती है, तो वह संख्या p उस संख्या q को भी विभाजित करेगी। यह विरोधों द्वारा उत्पत्ति या विरोधाभास की स्थिति कहलाती है। नोट कर लीजिए।
अच्छे से नोट कर लेंगे आप लोग। अब मुझे आप ही बताइए, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, फिर मैं प्रूव करके भी बताऊंगा। मुझे ये बताइए कि √5 जो है वो परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि √5 जो है वो परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो आपसे मैक्सिमम लोग कह रहे होंगे कि ये अपरमेय संख्या, कुछ लोग तो बेबी से परमेय बोलेंगे 10th क्लास में आने के बावजूद। तो ये क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, लिख लो अपरमेय संख्या। 4-5 अपरमेय संख्या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्वेश्चन उठता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। इससे ही प्रूव होगा वो, इससे ही प्रूव होगा वो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, वीडियो को छोड़ना, पूरा अंत तक देखना। ये चीजें ऐसे ही समझ में नहीं आएंगी, एलसी में से आप किसी से भी सीख लोगे, कभी भी सीख लोगे, पर ये जो है ना पूरा डिराइव करोगे जब भी आपको नंबर मिलेंगे। वैसे फ्री के नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, तो ढंग से समझिए। तो हम इसे अपर में सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं। माना √5 एक परमेय संख्या है। हमें सिद्ध तो अपर में करना है, पर हमने इसे परमेय माना, हमने इसे परमेय माना, वैसे मान लिया। अब हम नीचे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो हम कह देंगे कि हमने जो ऊपर माना था वो गलत है, अर्थात ये एक अपरमेय संख्या। इस प्रकार हम प्रूव करते हैं चीजों को। समझ पा रहे हो ना? तो हमने ऊपर क्या कह दिया कि माना √5 एक परमेय संख्या है। यदि ये परमेय संख्या होगी तो हम इसे p/q के रूप में लिख पाएंगे। इस चीज से मैं ये भी कह पाऊंगा। बोलो यस और नो। जब मैं ये कह पा रहा हूँ तो मैं ये भी कह पाऊंगा ना। बोलो यस और नो। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? ठीक, चल मैंने दोनों तरफ वर्क कर दिया। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्क कर सकता हूँ, किसी की उसमें नहीं बैठा मैं। दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करण पर, इसमें कोई दिक्कत? अब p² बराबर में 5q² उठा के यहाँ ले गया। अब इसका क्या मतलब निकलता है कि 5q² को विभाजित करेगा, अर्थात 5q को भी विभाजित करेगा। ये तो मतलब निकला इस बात का। नहीं, q² को नहीं, p² को विभाजित करेगा, जो तो इसके गुणनफल के रूप में आ रहा है ना? तो p²। ये हमने विरोधाभास की स्थिति में पढ़ा था कि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या उसको भी विभाजित करेगी, है ना? आप नोट कर लीजिए, यदि कोई संख्या पर, मतलब उसमें लिख लीजिए ऊपर अपने, यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। 5 है जो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि 5 p² को विभाजित कर रहा है, अर्थात 5 p को भी विभाजित करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? p बराबर में 5r। r मतलब r कुछ रहा होगा, जब वो 5 p को विभाजित कर रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं r बराबर में कोई पूर्णांक। क्लियर? अब दोनों तरफ दोबारा वर्क कर देते तो p² बराबर में 25r²।
लिख दो दोनों तरफ वर्क करने पर। और देन पी स्क्वायर क्या है, 5q स्क्वायर, 5 से ये कट गया 5 बार, तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया, 5r स्क्वायर। अब इधर से हम पुनः लिख सकते हैं कि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात 5q को भी विभाजित करेगा। ये पहली बार, ये दूसरी बार। जब 5q और p दोनों को ही विभाजित कर रहा है ना, तो ये विरोधाभास की स्थिति आ गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई संख्या उसके बराबर है उसको विभाजित करती, लॉजिकली सोचो, बिल्कुल बेसिक से सोचे अपन। तो अब मैं नीचे लिख रहा हूँ है ना इस बात को, मतलब ऐसा मान लो, बैठा लेता हूँ परसेंट नीचे है ये ना, क्वेश्चन को बैठा के। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात प्रारंभ में, पूरा लिखना पड़ेगा, हमारे द्वारा माना गया तथ्य गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, इति सिद्धम, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ब्लू मार्कर से भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इस प्रकार हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वर्बली सॉल्व नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्चुअली चल के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? समझ गए? तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, रियल नंबर क्या होते हैं, LCM एंड HCF, विरोधाभास, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, देन प्रूव इरेशनल नंबर। ये कुछ टॉपिक है हमने और सीखे है ना, और भी कुछ सीखे हमने। ठीक है, ये कुछ टॉपिक थे जो हमने इस चैप्टर में सीखे। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने चीज़ें पढ़ाई है उन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल मजबूत कर लेना है। ये लेक्चर अपना यहीं तक था। हम आपको आपसे वादा किया था कि होमवर्क देंगे कुछ, तो होमवर्क लिख लें हम। वैसे लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है, जो चीज़ें थी पूरा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को। चलिए,
होमवर्क। पहला नंबर नहीं, आप सीधे होमवर्क लिख रहे हैं ना। पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना है। एक तो प्रश्नावली, क्या मैं बोलूँ, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लेनी है। मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो मैंने ले लिए हैं इस प्रश्नावली के, और आपको देन कंप्लीट प्रश्नावली सॉल्व कर देनी है। इसी पर बेस है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उस पर ही बेस है। तो पहला होमवर्क तो आपका ये है। दूसरा, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी सॉल्व कर लेना है। एक तो ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप √3 के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है। तीसरा ये कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो वीडियो में पूरा देखना, अभी मैं काफी चीजें समझाने वाला हूँ ना। 96 के भी अभाज्य गुणनखंड करके लाने हैं। 8, 9, 5 8, 9, 25 के HCF एंड LCM। ठीक है। पांचवा है 6, 7 के LCM एवं HCF में संबंध प्रूव करना है आपको, रिलेशन है ना। और छठा भी क्वेश्चन लिख लो आप। ये है कि 1800 और 2700 के SCF और LCM में रिलेशन ज्ञात करना है, ये सेम है ना। तो ये क्वेश्चन है, आपने जो बिल्कुल होमवर्क है, प्योर है होमवर्क है, आपको करके लाना है। ठीक है। आप इसमें और कर सकते हो, एक √7 का भी प्रूव कर सकते हो। ठीक, तो ये कंप्लीट कर देंगे। देन एक चीज़ और कि दो तीन चीज़ें और सिखानी है आपको, मैं सिखा देता हूँ। मैं 2 शॉर्ट में भेज दूँगा, पर आप अभी देख लें। एक तो क्या है, हमसे ये भी पूछ सकता है वो कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं पे लाइन देखना, इधर ध्यान देना। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, बहुत सरल लगता है बच्चों को कि सर ये तो कर ही देंगे, बट भूल जाते हैं कि सर एक्चुअली में करना क्या है। हमसे पूछने की अभाज्य गुणनफल की घातों का योग क्या कीजिए। प्रश्न आए हुए काफ़ी आए, पर मैंने कहा लास्ट में समझाऊंगा, जो बच्चे यहाँ तक डटेंगे उनका पेशेंस चेक करने के लिए। मुझसे पूछा कि 1800 के अभाज्य गुणनखंड करो, उसकी घातों का योग। तो 1800 अभाज्य गुणनखंड 900 × 2 तो 300 × 3 तो 3 × 100 है ना, ऐसे तो होता है। धन 100 को क्या कर सकते हैं, 50 × 2 × 3 × 2 50 को 5 × 5 × 2 2 3 तो ऐसा हो गया कुछ। 3 × 3 × 5 × 5 × 2 × 2 × 3 × 2। ठीक, ऐसे रहेगा। हम क्या लिख सकते हैं, 3 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 2 की पावर 3। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया टोटली। इसकी घातों का योग क्या है, इधर 2 2 और 3, 2 + 2 + 3,
ये तो करना कितना हो गया 7, 7 इधर। तो इस प्रकार हमसे अभाज्य गुणनखंड करा के उनकी घातों का योग पूछ सकता है, सिंपल निकाल देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कोई कह दे कि 5 की घात में से 3 की घात, वो तो भाई कैसे भी बना दे क्वेश्चन तो, बट देन ये फॉर्मेट के क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक दो चीज़ और है कि पाई व ई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसे बच्चे पर में लिख के आते हैं बट ये अपरिमेय संख्या है। तीसरी बात यह है कि वो कह देगा कि पाई का मान तो 22/7 है, फिर उसे अपरिमेय क्यों कहते हैं, अपरिमेय क्यों, मतलब उसका मान तो 22/7 है, 22/7 तो p/q है, फिर भी हम उसे अपरिमेय क्यों कहते हैं वो पूछ सकता है। तो हम कह देंगे कि पाई का एग्जैक्ट मान है वो 3.14 ... है, ये अनंत तक जाता है। हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7 यूज करते हैं, एक्चुअल मान 3.144 है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। 22/7 तो केवल हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उपयुक्त में करते हैं, जबकि पाई का मान ये है। ई का मान भी कितना था 2.71 ये चीज़ है। ये होमवर्क है, आपको करके लाना है। ऐसा ही क्वेश्चन और दे देता हूँ, 2700 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क है आपका। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट एंड, है ना। आप सभी का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है कि आपने मेरी वीडियो का एंड तक देखा। पूरा रियल नंबर मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। आपका बहुत 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 धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए, आपने इतना काम कर लिया ना, प्रश्नावली कर ली, सारे क्वेश्चन कर लिए, पूरा वैल्यू लेक्चर देख लिया, तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में। नंबर 8 का आए 6 का आए, जितना है पक्के हैं नंबर, कहीं नहीं जाने वाले। तो आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, है ना। ठीक है, तो मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर अपन खत्म कर चुके हैं। अगला चैप्टर तो बहुपद पॉलिनोमियल होने वाला है, पॉलीमर जो पॉलिनोमियल वो देखते रहेंगे अपन, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।